कैसे हैं स्टूडेंट आप लोग। आज मैं आपको कॉन्सेप्ट ऑफ फूड बताऊंगी। आपको पता है फूड भी बहुत ज़रूरी है, इसमें से भी एक आध क्वेश्चन आंसर ज़रूर आता है हर एग्ज़ाम में, तो उसी की आज मैं थोड़ी सी नॉलेज आपको देना चाहती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ फूड 4 टाइप के होते हैं, आपको पता ही होगा, सभी जानते हैं, लेकिन बस मैंने थोड़ा सा स्टार्टिंग से ले लिया है, ज़्यादा नहीं। एनर्जी गिविंग फूड जो ऊर्जा प्रदान करने वाले होते हैं। रॉ एंड कुक्ड फूड कच्चा या पका हुआ खाना। बॉडी बिल्डिंग फूड मांसपेशियों की मरम्मत करने वाला। और प्रोटेक्टिव फूड बीमारियों से सुरक्षा करने वाला। फूड चेन के बारे में तो आप जानते ही होंगे। हर्बीवोर्स एनिमल्स होते हैं, ईट ओनली प्लांट जो खाली प्लांट खाते हैं। और कार्निवोर्स ईट ओनली एनिमल्स जो खाली एनिमल्स को खाते हैं। और ओमनिवर्स ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, ये सभी को पता होगी तीनों चीज़ें, वो दोनों ही खा सकते हैं। जंक फूड का स्वास्थ्य पर प्रभाव, इसमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं एक आध। फ्रेंच फ्राई, बर्गर, पिज्ज़ा, नूडल, छोला भटूरा, चिप्स, शीतल पेय फास्फोरिक एसिड से बनती हैं। ये चीज़ें किससे बनती हैं? फास्फोरिक एसिड से बनती हैं। तो इनके क्या प्रभाव पड़ते हैं हमारे स्वास्थ्य पर, आइए देखते हैं। डिप्रेशन का कारण, पाचन क्रिया को प्रभावित करता है। शरीर के ऊर्जा स्तर में कमी, दिल की बीमारी का खतरा रहता है। हृदय, रक्त वाहिकाएं, जिगर तथा तनाव का कारण है। वजन का या मोटापा होना एक प्रमुख कारण है। अस्थमा और सांस लेने में कठिनाई का होना। प्रजनन क्षमता में कमी का होना। जन्म दोष का होना। एसिड बना सकते हैं, उससे दांत भी खराब हो सकते हैं। खाने की अच्छी आदतें, भोजन को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर खाना। हाथ धोकर खाना, कभी भी प्लेट को ज़्यादा ना भरें। अच्छे से चबाना, हाथ हो या चम्मच सही तरीके से खाएं। सभी को सर्व होने के बाद ही शुरू करें। ये हमारी थोड़ी सी कॉमन जानकारी थी, बस मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया है, कोई नहीं, आगे चलते हैं। भोजन, वे सभी सामग्री जो जीवों के द्वारा ग्रहण किए जाने के बाद उनके जैविक क्रियाओं हेतु ऊर्जा प्रदान करता है, उसके शारीरिक वृद्धि में सहायता करता है तथा शारीरिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है तथा शरीर के लिए आवश्यक यौगिकों के बनाने में सहयोग प्रदान करते हैं, भोजन कहलाते हैं। भोजन जीवों की जैविक प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। भोजन हमारे शरीर को पोषित करता है, किंतु भोजन कहा सकने वाला हर पदार्थ भिन्न भिन्न पोषण योग्यताओं एवं क्षमताएं रखता है। एक ही पदार्थ विभिन्न जीवों के लिए ग्रहणीय अथवा अग्रहणीय हो सकता है। भोजन को 2 भागों में बांट सकते हैं। खाद्य पदार्थों अर्थात भोजन को स्रोतों के आधार पर 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। पादप उत्पाद, जिन खाद्य पदार्थों के लिए मनुष्य पेड़ पौधों पर निर्भर करता है, पादप उत्पाद कहलाते हैं, जैसे फल, सब्जियां, अनाज, मसाले, पेय पदार्थ आदि। दूसरा है जंतु उत्पाद। मनुष्य भोजन के लिए पौधों के साथ साथ जंतुओं पर भी निर्भर करता है। जंतुओं से प्राप्त भोजन में मांस, मछली, अंडे आदि। शरीर को पोषण प्रदान करने वाले भोजन अनेकों रासायनिक पदार्थों का संयोजन है। इन रसायनों को 6 प्रमुख वर्गों में बनाया गया है, जिन्हें हम पौष्टिक तत्वों के नाम से जानते हैं। ये पौष्टिक तत्व हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन, जल। विभिन्न भोज्य पदार्थों में इनकी मात्रा गुणात्मकता में भिन्न होती है। कुछ भोज्य पदार्थों में कोई पोषक तत्व अधिक मात्रा में होता है, परंतु कुछ में उसका गुण उत्तम वाला होता है। इस प्रकार अलग अलग भोज्य पदार्थ अलग अलग तत्वों के उत्तम, मध्यम व निम्न होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च और इसमें मान होता है, कार्बोहाइड्रेट के बारे में देखते हैं। मनुष्य के भोजन का यह एक प्रमुख अवयव है जिसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा निहित होती है। चावल, गेहूं, दाल, आलू आदि में कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में पाया जाता है। यह स्टार्च बहुत सारे शर्करा के अणुओं को इकट्ठा होने से बनता है, इसीलिए इसे शर्करा का
बहुलक भी कहा जाता है। भोजन के इस अवयव का पहले पाचन होता है, फिर छोटे छोटे शर्करा के कणों में यह टूट जाता है, जिसका कोशिकाओं में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है एवं ये कार्बन डाइऑक्साइड जल में टूट जाते हैं। ये कुछ मैंने जल्दबाजी में क्या लिखा है, एक सेकंड जरा मैं चेक कर लूँ। कैमरा हटा के, बहुत कैमरे में क्लियर भी नहीं दिखाई दे रहा है। फिर छोटे छोटे शर्करा के कणों में, ये कणों हैं, थोड़ा गलत लिख गया था मैं, टूट जाता है, जिसका कोशिकाओं में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है एवं कार्बन डाइऑक्साइड जल में टूट जाते हैं या मिल जाते हैं। ये थोड़ा सा मैंने जल्दबाजी में थोड़ा ऐसे ही लिख दिया था, कोई बात नहीं। कार्बोहाइड्रेट के कार्य। शरीर के अंदर होने वाली लगभग सभी क्रियाओं के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत कार्बोहाइड्रेट ही है। महत्वपूर्ण तथ्य, मानव शरीर में ग्लाइकोजन, बहुत ब्लर हो रहा है आज मेरा फ़ोन, पता नहीं क्यों, अब थोड़ा क्लियर हो रहा है। मानव शरीर में ग्लाइकोजन एवं स्टार्च के रूप में ऊर्जा संग्रहित करती है, जिसका आपातकालीन समयों में उपयोग किया जाता है। इसकी कमी से मनुष्य की कार्य करने की क्षमता में कमी आती है। बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करने से शरीर में सुस्ती एवं आलस बढ़ता है। प्रोटीन, जिसे प्रोटियो भी बोलते हैं। प्रोटीन शब्द का निर्माण लैटिन भाषा के प्रोटियो शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है प्रमुख महत्व वाला। यह तत्व जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रोटीन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एंजाइमेटिक तथा संरचनात्मक प्रोटीन। एंजाइमेटिक प्रोटीन शरीर में होने वाली सभी मेटाबॉलिक क्रियाओं के संपन्न कराने में मदद करता है, जैसे जटिल कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा की प्राप्ति कई स्तरों से गुजरने के बाद होती है। संरचनात्मक प्रोटीन शरीर के विभिन्न भागों में बनाने एवं टूट फूट को ठीक करने के काम आता है। महत्वपूर्ण तथ्य, पेशी, त्वचा, नाखून आदि सभी प्रोटीन के बनते हैं। लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन भी प्रोटीन से बना होता है, जो ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान का मुख्य कार्य करता है। प्रोटीन भी एक बहुलक है, जो हमारी सारी इकाइयों से मिलकर बनी होती है, जिसे एमिनो अम्ल कहा जाता है। मांस, मछली, दूध, अंडे, दालें प्रोटीन के मुख्य स्रोत हैं। सोयाबीन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत होता है। मानव शरीर में जल के बाद प्रोटीन सबसे अधिक पाया जाता है। प्रोटीन की अधिकांश मात्रा मांसपेशियों, ऊतकों में पाई जाती है तथा शेष मात्रा रक्त, अस्थियां, दांत, त्वचा, बाल, नाखून तथा अन्य कोमल ऊतकों आदि में पाई जाती है। शरीर में पाई जाने वाली कुल प्रोटीन का 1/5 हिस्सा मांसपेशियों में, 1/5 हिस्सा अस्थियों में उपस्थितियों, दांतों, त्वचा में पाया जाता है तथा शेष भाग अन्य ऊतकों व शरीर के तरल द्रव्यों जैसे रक्त, हीमोग्लोबिन, लसिका, ग्रंथि, स्राव, मस्तिष्क, मेरु तरल, लेशमक तरल में पाया जाता है। कोशिकाओं के केंद्रक में भी प्रोटीन न्यूक्लियो प्रोटीन के रूप में पाया जाता है। प्रोटीन के कार्य, उपापचय की क्रिया को संपन्न करना, शारीरिक अवयवों के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाता है, शरीर में होने वाली टूट फूट की मरम्मत करता है, शरीर की वृद्धि करता है और मृत कोशिकाओं एवं ऊतकों को बदलता है। बसा, कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन की भांति ही वसा भी भोजन के आवश्यक पोषक तत्व है। वसा भोज्य पदार्थों में पाई जाने वाली वह चिकनाई है जिसके लिए हमें जंतु व वनस्पति दोनों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। जंतुओं के शरीर में चर्बी के रूप में तथा वनस्पतीय पदार्थ जैसे अनाज, बीज व फलों में तिल के रूप में पाई जाती है। वसा शरीर में ऊर्जा प्रदान करने वाले महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इनका ऊर्जा मूल कार्बोहाइड्रेट में दुगने से भी अधिक होता है। प्रायः कार्बोहाइड्रेट की
अपेक्षा वसा दुगनी मात्रा से भी अधिक ऊर्जा उत्पादित करते हैं। कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम से जहां 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, वहीं 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। महत्वपूर्ण तथ्य: वसा एक कार्बनिक यौगिक है। वसा का संगठन कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन तत्वों से रासायनिक संयोजन से होता है। वसा का निर्माण किसी भी ग्लिसरॉल पदार्थ एक बसीय अम्ल के संयोजन से होता है। वसा के कार्बन हाइड्रोजन की अपेक्षा ऑक्सीजन तत्व काफ़ी कम मात्रा में संयुक्त होते हैं। हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात जहाँ कार्बोहाइड्रेट तक होता में 1:2 होता है, वहीं वसा में यह अनुपात 1:3 से 1:7 तक होता है। संभवतः वसा के इसी गुण के कारण इसमें अधिक ऊर्जा देने की शक्ति होती है। वसा युक्त पदार्थ यदि 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर भी ठोस ही बना रहे तो वह वसा का रूप है, जबकि यदि इसी तापक्रम पर तरल रूप में हो तो यह तेल कहलाता है। वसा के कार्य: ऊर्जा की उत्पत्ति में उपयोगी होती है। कोशिका झिल्ली की संरचना में मुख्य भूमिका निभाता है। संचित ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। विटामिन: 1912 फ्रंक ने विटामिन बताए थे या इनका जिक्र किया था। जो भी है, विटामिन एक अति आवश्यक रसायन है जो शरीर में होने वाले, ये आप लोग याद रखिएगा कि ये विटामिन के बारे में किसने बताया, 1912 में फ्रंक ने, जो शरीर में होने वाले सामान्य चयापचय की क्रियाओं की निरंतरता को बनाए रखता है। यह शरीर के सामान्य वृद्धि एवं विकास के लिए अति आवश्यक है। विटामिन शब्द 1912 में सर्वप्रथम फंक नामक वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित किया गया। जीवन के लिए आवश्यक सुरक्षात्मक तत्व होने के कारण इसका नाम विटामिन दिया गया। वाइटल एनिमीज: सन 1915 में मैकलम नामक वैज्ञानिक ने इस विटामिनों में से कुछ को जल में घुलनशील तथा कुछ को वसा में घुलनशील, इसी आधार पर विटामिन का वर्गीकरण किया गया। देखिए बार बार ब्लर हो जाता है, पता नहीं क्यों। जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, और विटामिन सी, बी और सी दोनों विटामिन जल में घुलनशील हैं। और वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, यानी कि ए, डी, ई, के वसा में और बी, सी जल में घुलनशील विटामिन। ठीक है, विटामिन बी, इनके बारे में डिटेल में देख लें थोड़ा सा। यह एक विटामिन ना होकर कई विटामिनों का समूह है। इन सबको सम्मिलित रूप से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इस समूह के विटामिन निम्नलिखित हैं। विटामिन B1 या थायमिन बेरी रोग में, ये बेरी रोग इसकी की कमी से होता है। 1926 में डोनट व जैक्सन ने चावल के ऊपरी परत में से इस विटामिन को पृथक किया। किस में से, याद रखिएगा, चावल के ऊपरी परत में से। और किसने किया था? डोनट व जैक्सन ने 1926 में चावल के ऊपरी परत में से इस विटामिन को पृथक किया, जिससे बेरी रोग का सफलतापूर्वक उपचार किया गया। गंधक की उपस्थिति के कारण इसका नाम थायमिन रखा। ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छे से कि इसका नाम किसकी वजह से थायमिन रखा गया, गंधक की उपस्थिति की वजह से। और ये 1926 में डोनट व जैक्सन में चावल के ऊपरी परत में से इस विटामिन को पृथक किया। आप ये से बहुत ज़रूर याद कर लीजिएगा। आगे है विटामिन B1 के कार्य। यह विटामिन कार्बोहाइड्रेट के चयापचय में सहायक होता है। पाचन संस्थान की मांसपेशियों की गति को सामान्य रखता है, जिससे भूख सामान्य रहती है। तंत्र के भली भांति कार्य करने में इसकी उपस्थिति अनिवार्य है। प्राप्ति के स्रोत: अनाज व दालों के बीजांकुर, खमीर व सूखे मेवे, मांस, मछली, अंडे, दूध व दूध से बने पदार्थों में भी यह विटामिन उचित मात्रा में पाया जाता है। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन स्टीलर ने 1939 में से संश्लेषित किया। किसने किया था इसे? स्टीलर ने 1939 में। इसके रूप को
पायरिडॉक्सिन कहते हैं। यह शरीर को एंजाइम की भांति कार्य करने वाला विटामिन है। पायरिडॉक्सिन B6 के कार्य, यह नाड़ी संस्थान व लाल रक्त कणिकाओं को स्वस्थ बनाए रखता है। यह ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड को नाइसिन में परिवर्तित करने में सहायक होता है। प्राप्ति के स्रोत सूखी खमीर, गेहूं के बीजांकुर, मांस, यकृत, दालें, सोयाबीन, मूंगफली, अंडा, दही, सलाद के पत्ते, पालक आदि प्रमुख इसके स्रोत हैं। पौधों में नहीं मिलता B12, विटामिन B12 पौधों में नहीं मिलता है। कोवाइमाइड, एक सेकंड पास से देखा जाए जरा क्या लिखा है। कोवाइमाइड एंटीपरनीसियस एनीमिया फैक्टर, एक्सट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैस्टल, ये इन नामों से जाना जाता है। विटामिन B12 को कोवाइसाइड, ये नाम कुछ गलत सा हो गया है, जल्दबाजी में लिखती हूँ। कोवाइमाइड है, ऊपर पूरा लिखा हुआ है, ये नीचे आधा है। एंटीपरनीसियस एनीमिया फैक्टर, एक्सट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैस्टल के नाम से भी संबोधित किया जाता है। मनुष्य को इसकी पूर्ति के लिए भोजन पर निर्भर रहना पड़ता है, किंतु कुछ प्राणी आंतों में इसका निर्माण कर सकते हैं। ये पौधों में नहीं मिलता है। ये मैंने अभी बताया था आपको, हाईलाइट किया, ये पौधों में नहीं मिलता। कार्य हैं इसके, यह प्रोटीन के चयापचय में सहायक होता है। अस्थि मज्जा में रक्त कोशिकाओं का निर्माण में सहायक होता है। नाड़ी ऊतकों की चयापचय में क्रिया में सहायक होता है। स्रोत हैं इसके यकृत, अंडा, मांस, मछली, दूध आदि। विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड, स्कर्वी रोग को दूर करने के लिए इस विटामिन का नाम एस्कॉर्बिक एसिड पड़ा। विटामिन C के कार्य, यह दांत, अस्थियों व रक्त वाहिनियों की दीवारों को स्वस्थ रखता है। घाव को भरने में सहायता करता है। यह लोहे के फॉरिक को फेरस आयन में बदल देता है, जिससे आंत में शीघ्रता से शोषित हो सके। बच्चों में विटामिन C की कमी से छाती में दर्द रहता है, वहाँ सांस लेने में परेशानी रहती है। विभिन्न रोगों में निरोधक क्षमता बढ़ाता है। एड्रिनल ग्रंथि में हार्मोन के संश्लेषण में महत्वपूर्ण कार्य करता है। यह विटामिन विभिन्न कोशिकाओं को जोड़ने वाला पदार्थ कालेजन के निर्माण में सहायक है, जो इस विटामिन की हीनता से मनुष्य की हड्डियां खोखली हो जाती हैं। प्राप्ति के स्रोत आंवला, अमरूद, ताजे रसीले व खट्टे फल जैसे नींबू, नारंगी, संतरा में प्रचुर मात्रा में मिलता है। अंकुरित अनाजों में, दालों में भी यह उपस्थित रहता है। दूध व मांस में इसकी अल्प मात्रा रहती है। वसा में घुलनशील विटामिन A रेटिनॉल, यह मुख्यतः वनस्पति के हरे रंग क्लोरोफिल से संबंधित है। पीले फल व सब्जियों में पाया जाने वाला कैरोटीनॉइड्स वर्णक विटामिन A के लिए प्री विटामिन है। इस विटामिन को रेटिनॉल भी कहते हैं। इसे वनस्पति में पाए जाने वाले पदार्थ कैरोटीन से प्राप्त किया जाता है। इसे विटामिन A का प्रीकर्सर कहते हैं। प्राप्ति के स्रोत, यह उन साग सब्जियों में पाया जाता है जो पीले व लाल रंग के होते हैं, जैसे टमाटर, गाजर, पपीता, शकरकंद, आम, आड़ू, मटर व हरी पत्तेदार सब्जियां, धनिया, सलजम, पुदीना, चुकंदर आदि। मुख्य रूप से मछली के यकृत के तेल में मिलता है। इसके अतिरिक्त यह अंडा, दूध व मक्खन आदि में पर्याप्त मात्रा में मिलता है। विटामिन A के कार्य, विटामिन A की कमी से रात्रि में अंधापन हो जाता है, जिससे व्यक्ति धीमे प्रकाश में कुछ भी देखने में असमर्थ होता है। यह एपिथेलियम ऊतकों की कार्य क्षमता बनाए रखता है। यह श्लेष्मा स्राव, यह कहाँ पे थे हम लोग, एक सेकेंड, हाँ, यह श्लेष्मा स्राव में सहायक कारकों के निर्माण में सहायता करता है, जिससे ऊतकों की स्थिरता बनी रहती है। यह ऊतक जीभ, नेत्र, श्वसन नली, मुख, गुहा,
प्रजनन व मूत्र संबंधी नलियों आदि की आंतरिक भित्ति का निर्माण करते हैं। विटामिन बाह्य त्वचा की कोशिकाओं को चिकना व कोमल बनाए रखती है। विटामिन ए की कमी से नेत्रों की बाहरी परत कॉर्निया मुलायम पड़ जाती है। इस रोग को कैराटोमलेशिया कहते हैं। आँख की बाहरी परत कॉर्निया कैराटोमलेशिया का मुलायम पड़ना। विटामिन डी सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से के प्रभाव से शरीर में संश्लेषित हो सकने की क्षमता के कारण इसे धूप का विटामिन भी कहा जाता है। प्राप्ति के स्रोत हैं। विटामिन मुख्य रूप से मछली के यकृत के तेल में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त अंडा, दूध, पनीर में भी इसकी प्राप्ति होती है। विटामिन डी की कुछ मात्रा हमारे शरीर में धूप द्वारा भी पहुंचती रहती है। जब प्रकाश की अल्ट्रावायलेट किरणें त्वचा में उपस्थित कोलेस्ट्रॉल पर पड़ती हैं तो वह विटामिन डी का निर्माण होता है। स्टूडेंट, मैं एक बात और आप लोग को बता दूं कि कुछ लोग को ये गलतफहमी है कि विटामिन डी केवल सूर्य की ही किरणों से मिलता है। ऐसा नहीं है, विटामिन डी के और भी स्रोत हैं, तो वही मैं क्लियर कर रही हूँ। विटामिन डी के कार्य। विटामिन डी के शरीर में कैल्शियम व फास्फोरस के आत्म शोषण को नियंत्रित करता है। विटामिन डी की कमी से कैल्शियम व फास्फोरस का अवशोषण कम हो जाता है, जिससे ये तत्व शरीर में मल पदार्थों को उत्सर्जित हो जाते हैं। शरीर की उचित वृद्धि हेतु विटामिन डी अत्यंत ही महत्वपूर्ण तत्व है। विटामिन डी मुख्य रूप से अस्थियों के निर्माण में सहायक है। विटामिन डी दांतों के स्वस्थ विकास हेतु भी आवश्यक है। इसकी कमी से दांतों में के डेंटिन व एनेमल का स्वास्थ्य प्रभावित होता है, जिससे दांत शीघ्र ही खराब हो जाते हैं। विटामिन डी पैराथायराइड ग्रंथि की क्रियाशीलता को नियंत्रित करता है। ये पेशी और तंत्रिका तंत्र को कार्यशील रखता है। चेचक और काली खांसी से बचाव करता है। विटामिन ई, ये बांझपन विरोधी विटामिन कहा जाता है। विटामिन ई मनुष्य व जंतुओं में प्रजनन संस्थान की क्रियाशीलता हेतु आवश्यक है। प्रजनन संस्थान के कार्यों को नियंत्रित करने वाला यह विटामिन बांझपन को दूर करता है। इसी विशेषता के कारण इसे बांझपन विरोधी के रूप में भी जाना जाता है। प्राप्ति के स्रोत नारियल, अलसी, सरसों, बिनौला आदि के तेल, वनस्पतियों तेलों व वसाओं में इसकी अच्छी मात्रा उपस्थित रहती है। इसके अतिरिक्त यह विटामिन यकृत, अंडा, अंकुरित अनाज, मांस, मक्खन में पाया जाता है। फल व सब्जियों में इसकी अल्प मात्रा रहती है। विटामिन के रक्त का थक्का जमाने वाला विटामिन कहा जाता है इसे। विटामिन के की खोज सर्वप्रथम डॉक्टर डैग ने 1933 में की थी। यह विटामिन रक्तस्राव को रोककर रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। इसी विशेषता के कारण इसे विटामिन का नाम रक्त का थक्का जमाने वाला विटामिन भी कहा गया है। याद रखिएगा कि ये विटामिन की खोज किसने की थी? डॉक्टर डेग ने 1933 में, और इसे रक्त का थक्का जमाने वाला विटामिन कहते हैं। प्राप्ति के स्रोत हैं विभिन्न वनस्पतियों जैसे गोभी, सोयाबीन, हरे पत्ते वाली सब्जियां आदि। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज की फूड के बारे में और विटामिन्स के बारे में नॉलेज। तो आई होप आप लोग को समझ आई होगी। और वैसे तो कॉमन है, सबको पता होती है, लेकिन कुछ चीज़ें जो कि नहीं पता होती हैं, मैंने वो चीज़ें भी इसमें बताई हैं कि किस किस विटामिन को किसने बताया और कब बताया। उनमें से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो आई होप आप लोग को पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन गलत हो तो वो कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइएगा, और कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो भी बताइएगा। मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगी उसके बारे में वीडियो बनाने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।